कैसे होता है आगमन मनमौजी मानसून का। झाड़ झंकार को उछाड़ती पछाड़ती पहले आती है बुढ़िया गांधी यानी काल बैसाखी। इसके बाद ही आती है बरखा बहार और मनमौजी मानसून मनमोहक बन जाता है। वह कभी थमकर बरसता है तो कभी जमकर। यह मानसून अरबी शब्द भाषा के मौसिन और मलय भाषा के मॉनसिन शब्द से बना है, जिसका मतलब होता है हवाओं के नियमित व स्थायी मार्ग में अस्थायी परिवर्तन। यानी किसी परमानेंट रूट पर चलने वाली गाड़ियों के बदले चलने वाली खास गाड़ियां। पर्व त्योहारों के खास मौकों पर खचाखच भीड़ से निजात पाने के लिए जिस तरह रेलवे विशेष बंदोबस्त करता है, ठीक उसी तरह प्रकृति भी करती है। लेकिन ऐसी व्यवस्था सभी जगह समान नहीं होती, जरूरत के मुताबिक कभी कभी कहीं कहीं होती है। यह व्यवस्था भी व्यापक नहीं, सीमित होती है। मानसून विश्वव्यापी नहीं होता, उसमें दुनिया पर छा जाने की औकात हरगिज नहीं है। उसकी रंगत तो उष्ण कटिबंध में पड़ने वाले कुछ देशों में ही दिखाई देती है। यह है उत्तरी गोलार्ध में पड़ने वाले भारतीय उपमहाद्वीप, दक्षिण पूर्व एशिया, दक्षिणी चीन, फिलीपींस और अफ्रीका का विषुवत रेखा पर पड़ने वाला हिस्सा। दक्षिण गोलार्ध में पड़ने वाले देश मसलन दक्षिण अमेरिका के कुछ हिस्से, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया के कुछ भूभाग और अफ्रीका। मौसम वैज्ञानिक मानसून को इस तरह परिभाषित करते हैं कि वे ऐसी सामयिक हवाएं हैं हर साल जिनकी दिशाओं में 2 बार उलट पलट होता है। उत्तर पूर्व और दक्षिण पश्चिम में मानसूनी हवाओं की दिशाओं में बदलाव वैज्ञानिक भाषा में कैरियोलिक बल के चलते होता है। यह बल गतिशील पिंडों पर असर डालता है। हमारी पृथ्वी भी गतिशील पिंड है, जिसकी 2 गतियां हैं, दैनिक गति और वार्षिक गति। नतीजतन उत्तरी गोलार्ध में मानसूनी हवाएं दाईं ओर मुड़ जाती हैं और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर। वायु की इस परिवर्तन की खोज पहले फेरल नामक वैज्ञानिक ने की थी, इसीलिए इस नियम को फेरल का नियम कहते हैं। यह अकाट तथ्य है, जमीन और तापमान के अंतर के चलते मानसूनी हवाएं चलती हैं। वायुमंडलीय ताप और दबाव से गति उत्पन्न होती है। द्रव की तरह वायु का भी व्यवहार होता है, यानी उच्च भार से निम्न भार की ओर बहना। प्रकृति के इस नियम को वाइसवेल्स लॉ कहते हैं। धरती पर वायु का भार भी कई पेटियों में ग्लोब के 80 डिग्री से 85 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांश में अधिक वायु भार होने के कारण विषुवत रेखा की ओर हवा बहने लगती है। प्रकृति को खाली जगह से जैसे खास चिढ़ है और वह उसे देखते ही भरने के लिए कमर कसकर झटपट तैयार हो जाती है। मानसून का जन्म विशुद्ध जलवायु वैज्ञानिक घटना है। यह 7 समुद्रों के उस पार से नहीं आता, बल्कि हिंद महासागर से इसका जन्म होता है। आगे अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से भी ये मानसूनी हवाएं नमी ग्रहण करती हैं। मानसून का मतलब वर्षा ऋतु ही होता है, यानी जिन प्रदेशों में ऋतु बदलते ही हवा की प्रकृति और दिशा बदल जाती है, वे सारे प्रदेश मानसूनी जलवायु के प्रदेश कहे जाते हैं। सवाल है कि रुख और प्रवृत्ति का बदलाव कैसे होता है। अपने देश में जाड़े में स्थल से जल की ओर यानी भारत से हिंद महासागर की ओर हवाएं चलती हैं, और गर्मियों में ठीक इसके विपरीत यानी हिंद महासागर से भारत की ओर। इस प्रकार ये हवाएं ऋतु के अनुसार बदलती हैं, इसलिए मानसूनी हवाएं कहलाती हैं। मानसून का अध्ययन प्राचीन काल से जारी है। सिकंदर महान, अरस्तु, वास्को डी गामा, एडमंड हैली समेत कई अनुसंधानकर्ताओं ने मानसूनी हवाओं के बारे में विस्तार से लिखा है। अब तो अत्याधुनिक कृत्रिम उपग्रह भी मानसून का अपलक अध्ययन कर रहे हैं, जिन्हें हम अक्सर टीवी के पर्दे पर देखते हैं। मानसून के बारे में अब तक के तमाम अध्ययनों को ऐतिहासिक संदर्भ में रखने पर 3 विचारधाराएं उभरती हैं। ये विचारधाराएं बताती हैं कि मानसून की उत्पत्ति कहां से और कैसे होती है। सबसे पहला मत पुराना है, जिसे जलवायु विज्ञान में क्लासिकल स्कूल कहते हैं। पुराने जमाने में ना तो अच्छे किस्म के अत्याधुनिक यंत्रों का आविष्कार हुआ था और ना ही विज्ञान ही इतना विकसित था।
अतीत के अध्ययन और अनुभव के नतीजों के बतौर मानसून को ताप रहित हवाएं माना गया। जब सूर्य दक्षिणायन में लंबवत चमकता है तब अपने यहां जाड़े का मौसम रहता है। उस समय दक्षिण भारत का तापमान अधिक रहता है और हिंद महासागर में स्थूल दबाव का केंद्र बन जाता है। इसके विपरीत उत्तर भारत में कम तापमान की वजह से अधिक दबाव का क्षेत्र बन जाता है। हम जान चुके हैं कि प्रकृति का कठोर नियम है कि अधिक दबाव से हवाएं कम दबाव की ओर चलती हैं। ये स्थानीय होती हैं और इन्हें व्यापारिक हवाएं भी कहते हैं। लेकिन जून जुलाई यानी गर्मियों में इसका उल्टा होता है। इन दिनों सूर्य उत्तरायण यानी कर्क रेखा पर लंबवत चमकता है। यही वजह है कि उत्तरी भारत समेत उत्तर पश्चिम भारत तपने लगता है और कम दबाव के क्षेत्र में तब्दील हो जाता है। उधर दक्षिण में हिंद महासागर के उत्तर में कम तापमान के कारण उच्च दबाव का क्षेत्र बन जाता है। उत्तरी क्षेत्र कम रक्तचाप वाले मरीज की तरह और दक्षिणी क्षेत्र उच्च रक्तचाप वाले मरीज की जैसा होता है। प्राकृतिक डॉक्टर के इलाज से हम अच्छी तरह वाकिफ हो चुके हैं। कम रक्तचाप को ऊंचा करना पड़ता है और उच्च रक्तचाप को कम करना पड़ता है। मतलब उच्च से न्यून, यानी हिंद महासागर से भारत की ओर हवाएं चलने लगती हैं। महासागर से होकर आने के कारण ये नम हो जाती है। नमी युक्त होने के कारण भारत व दक्षिण पूर्व एशिया में खूब खुलकर वर्षा करती है। यही है मानसून की कोख के बारे में प्राचीनतम विचारधारा। दूसरी मान्यता के अनुसार मानसून की कोख विषुवत रेखीय पश्चिमी हवाओं के हवाले है। इसे वायु राशि विचारधारा भी कहते हैं। अंग्रेज वैज्ञानिक OH स्पेट और जर्मन वैज्ञानिक फ्लोन के अनुसार पृथ्वी पर सूर्य की किरणें साल भर एक ही स्थान पर लंबवत नहीं रहती। कर्क रेखा पर उत्तरायण में सूर्य के लंबवत चमकने पर वायु दबाव की सभी पेटियां 5 अंश या अधिक उत्तर की ओर व मकर रेखा पर दक्षिणायन में सूर्य चमकने पर पेटियां दक्षिणी गोलार्ध में खिसक जाती। इसके चलते जून जुलाई के महीनों में सूर्य भारत के मध्य भाग से गुजरती कटिबंधीय सीमांत तक खिसक कर उत्तरी भारत के ऊपर आ जाता है। नतीजतन इस सीमांत के मध्य भाग में चलने वाली भूमध्य रेखीय पछुआ हवाएं भी भारत तक पहुंचने लगती हैं। चूंकि ये हवाएं समुद्र से आती हैं, इसलिए नमी युक्त होने के कारण भारत में पहुंचकर वर्षा करती है। इस विचारधारा के समर्थकों की दलील है कि भारत में सर्दी के मौसम में उत्तरी व्यापारिक हवाएं चलती हैं और ग्रीष्म ऋतु में यहाँ विषुवत रेखीय पछुआ हवाएं चलती हैं। आधुनिक विचारधारा मानसून की तीसरी कोख मानी जाती है। इस विचारधारा के समर्थक MT मीन, S रत्ना, रमन पाठ सारथी और रामनाथन जैसे मशहूर मौसम विशेषज्ञ। इनकी मान्यता है कि भारतीय मानसून दक्षिणी गोलार्ध में बहने वाली व्यापारिक हवाएं हैं जो जेट वायुधारा के बिछोव से नियंत्रित होती है। हिमालय के ऊपर वायुमंडल की ऊपरी परतों में यह वायुधारा बहती है। पर्वतराज हिमालय ने ही भारत को रेगिस्तान होने से बचा लिया है। यदि वे अडिग अचल नहीं रहते तो मानसून की भरपूर वर्षा नहीं हो पाती। हिमालय भौतिक अवरोध की दीवार ही नहीं खड़ी करता, बल्कि दो भिन्न जलवायु वाले भूभाग को अलग अलग भी रखता है। इसलिए कह सकते हैं कि महाकवि कालिदास से लेकर दिनकर तक ने हिमालय की वंदना बेवजह नहीं की है। साकार दिव्य गौरव विराट, पौरुष के पूंजी भूत ज्वाल, मेरी जननी के हिम किरीट, मेरे भारत के दिव्य भाल, मेरे नागपति मेरे विशाल। हिमालय की वायुधारा के दो भाग हैं, पूर्वी जेट स्ट्रीम और पश्चिमी जेट स्ट्रीम। इस वायुधारा का वेग बहुत तेज होता है। इसके नामकरण का इतिहास भी दुखद दुर्घटना के साथ जुड़ा हुआ है। जब नागासाकी और हिरोशिमा पर एटम बम गिराने अमेरिकी पायलट जा रहे थे तो हिमालय के ऊपर से उड़ते वक्त उनके जेट की गति एकदम कम हो गई और बम डालकर लौटते समय कई गुना अधिक बढ़ गई। कुछ समय के लिए जेट वायुयान बेकाबू हो गया, लेकिन इस वायुधारा से बाहर निकलते ही जेट फिर से पहले की तरह हो गया। इसी के बाद इस वायुधारा के वैज्ञानिक अध्ययन के बाद सबसे पहले जेट से पाला पड़ने के कारण इसका नामकरण जेट वायुधारा हो गया। यही जेट वायुधारा मानसून की असली चाबी है।
आजकल के अत्याधुनिक यंत्रों व मौसम उपग्रहों के अध्ययन भी इस दावे को प्रमाणिक ठहराते हैं, क्योंकि मानसून की अनिश्चितता और अनियमितता का स्पष्टीकरण जेट वायुधारा मध्य जून के आसपास हिमालय से खिसक कर तिब्बत के पठार पर मानी जाती है। उस वर्ष मानसून भारतीय उपमहाद्वीप पर सामान्य होता है। जेट वायुधारा के उत्तर की ओर खिसकने में विलंब करने की सूरत में मानसून भी विलंब से भारत पहुंचता है, और जब यह वायुधारा खिसक जाती है तो मानसून भी समय से पहले भारत में गर्जन तर्जन करता पहुंच जाता है। हल्की या भारी वर्षा भी जेट वायुधारा के बिछोव की वजह से होती है। बिछोव के शक्तिशाली होने पर घनघोर वर्षा होती है और कमजोर होने पर बस बूंदाबांदी होकर रह जाती है। बरसात के लिए और भी कई बातें होना जरूरी है। आखिर बिन बरसे बादल क्यों चले जाते हैं? बादलों में बरसात की बूंदों से 1000 गुना ज्यादा बर्फ के टुकड़े होते हैं, और खाली हवा हो तो बादलों में बरसात की बूंदें नहीं बनती। भले ही वायु 0 से 80 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान से नीचे चली जाए, भाप सीधे बर्फ बन जाएगी, पर किसी भी कीमत पर बरसात की बूंद नहीं बनेगी। मुगल सम्राट शाहजहां ने दिल्ली के लाल किले में सावन भादो नामक कक्ष बनवाए। यहीं बैठकर वह सावन भादो की पहली बौछार का जी भरकर आनंद लेते थे। यह कक्ष आज भी मौजूद है। हमेशा मानसून हौले हौले आता है। आमतौर पर मानसून सबसे पहले 1 जून को केरल पहुंचता है। 7 जून को बंगाल की खाड़ी, बांग्लादेश, असम और उप हिमालय क्षेत्रों में परिक्रमा के बाद 10 जून को बंगाल की बारी आती है और 15 जुलाई तक कश्मीर पहुंच जाता है। 15 जून से 15 सितंबर के 4 महीने के दौरान पूरे देश में तकरीबन 88 सेंटीमीटर बारिश होती है। इसी से 88 सेंटीमीटर वर्षा में 10% तक हेरफेर को स्वाभाविक वर्षा माना जाता है। इससे अधिक होने पर अतिवृष्टि या कम होने पर अनावृष्टि कहा जाता है। 1 सितंबर से मानसून वापसी का बंदोबस्त करने लगता है और अक्टूबर के मध्य तक उसके लौटने की प्रक्रिया पूरी हो जाती है। दक्षिण आंध्र, तमिलनाडु और श्रीलंका में उत्तर पूर्वी मानसून से जाड़े में वर्षा होती है। दक्षिण पश्चिम मानसून से वहां वर्षा नहीं होती। यही वजह है कि गर्मी में तमिलनाडु में चक्रवर्ती वर्षा नहीं होने से पीने के पानी का चरम संकट हो जाता है। मौसम वैज्ञानिकों ने भारत के मौसम को मोटे तौर पर 4 भागों में बांटा है। पहला 1 मार्च से 15 जून तक मानसून पूर्व मौसम, दूसरा 15 जून से 15 सितंबर तक दक्षिण पश्चिम मानसून का मौसम, तीसरा 15 सितंबर से 30 नवंबर तक मानसून के बाद का मौसम, और चौथा 1 दिसंबर से 28 फरवरी तक जाड़े का मौसम। भारत की 80% बारिश मानसून से ही होती है। इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए बंजारा बीट्स।